बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, पाकिस्तान की सबसे दो ताकतवर शख्सियात के हवाले से इंकशाफात हुए। ये इंकशाफात किसने किए, इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान के कत्ल की साजिश कहां पर तैयार की गई और कौन से किरदार थे, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके भी जो अहम पहलू हैं वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और इस साजिश से हम पर्दा उठाएंगे आज के इस दो टोक में। और फिर राय साहब, शहबाज गिल पर तशद्दुद और एक और मकाम, एक और वीडियो और एक और सानिया जन्म ले रहा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसकी मिसाल आपको किसी अदवार में, चाहे वो डिक्टेटर हो या कोई दूसरा दौर गुजर रहा हो, ऐसी नहीं मिलती। जब सहाफियों को पकड़ा जा रहा है, लोगों पर केसेस बनाए जा रहे हैं, और इन हालात के अंदर खान साहब ने पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है इस करप्शन की, केसेस की, आमिरों की, किस तरह पॉलिटिकली बैप्टाइज अपने आप को करने की कोशिश की गई जनरल मुशर्रफ की तरफ से, पूरा उन्होंने अहाता किया और कुछ इंकशाफात किए। खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम भी दिया है। ये पहला मौका है जब अमेरिका से साजिश हुई, लोकल हैंडलर्स की बात की। खान साहब ने लाहौर की तकरीर में हॉकी स्टेडियम में जो आखिरी बात कही थी उसमें न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं आया था, लेकिन उसके बाद ये पहला मौका है जब न्यूट्रल्स को दोबारा मुखातिब करके कुछ रिविजिट करने के लिए कहा गया कि अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा आपको देखना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा और इसको जल्द से जल्द अपने रवैयों पर गौर करें। ये अल्फाज हैं खान साहब के। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको एक्यूज नहीं करते। इससे पहले खान साहब ने न्यूट्रल्स का नाम लिया, बाकायदा बातें, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन ये पहला मौका है जब खान साहब ने कहा है कि हम आपको एक्यूज नहीं करते। लेकिन जब चोरी आपके सामने हो रही थी, आप उसे रोक सकते थे, आपने उसे नहीं रोका बल्कि चोरी को होने दिया। फिर राय साहब, खान साहब ने यह भी कहा कि हमें बताया गया था, 2008 का उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान की एक एजेंसी ISI का हवाला दिया कि हमें फाइल्स ला ला कर दिखाई जाती थी, इनकी करप्शन के किस्से सुनाए जाते थे, बताया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह बेदर्दी से लूटा गया और हालात एकदम से बदल जाते हैं। उन्होंने फारूक लगारी का भी जिक्र किया, जो $1.5 अरब की करप्शन, बेनजीर की, नवाज शरीफ का उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने मुशर्रफ साहब के हवाले से भी कुछ बातें कही कि एक जनरल अमजद हुआ करते थे जिसका उन्होंने हवाला भी दिया, और हम समझते थे कि शायद मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि वो अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते थे, ताकत में इजाफा चाहते थे, पाकिस्तान के ऊपर काबिज होना चाहते थे। ये अल्फाज हैं उनके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से नैब का किरदार रहा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नैब पर कंट्रोल नहीं था। लोग ये कहते थे कि जनाब आप, नैब जो भी कार्रवाई करता था, सियासी जमातें कहती थी कि ये इमरान खान करवा रहा है। लेकिन पता ये चला कि किसी की शफकत थी, किसी का हाथ था इनके सर के ऊपर। आपको याद होगा राय साहब, हम शहजाद अकबर के किरदार को और फिर ऑब्वियसली उनकी लंबी लंबी तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज करते थे, और मेरा हमेशा से आपके साथ ये इख्तलाफ भी रहा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि नैब की कारकर्दगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। अब पता चला है खान साहब, जो बात हम उस वक्त कर रहे थे कि ये वाकई कुछ नहीं कर रहा, किसी की शफकत हासिल थी और शफकत जो है वो किसी न किसी को फायदा पहुंचा रही थी। ये जो आज उन्होंने रेवोल्यूशंस की हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लेट्स बिगिन विद द न्यूट्रल्स। खान साहब ने पैगाम भी दिया है, खान साहब ने उनको बता भी दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मा कुछ ताकतों के ऑब्वियसली वो जिम्मेदार हैं, लेकिन आपका भी एक रोल है, खुदारा उस रोल को पहचाने। राय साहब, ये पहली तकरीर है हॉकी स्टेडियम के बाद, न्यूट्रल्स किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर, और खान साहब की जो हिकमत अमली है, क्योंकि शहबाज गिल का मामला आगे बढ़ रहा है, वफाक एंड ऑल दैट, इसमें दोबारा न्यूट्रल्स को पुकारना। और फिर उसी तकरीर के अंदर उसी जगह पे खड़े होकर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको एक्यूज नहीं कर रहे। जी राय साहब।
देखें हाशमी साहब, खान साहब ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम आपको अक्यूज नहीं कर रहे, इसके साथ दूसरा जुमला उन्होंने ये भी बोला कि आपने हमें बताया था कि ये शरीफ फैमिली करप्ट है, आपने हमें बताया था कि ये जरदारी खानदान करप्ट है, आपके सामने बैरूनी साजिश हो रही थी मेरी हुकूमत गिराने के लिए, यानी एक मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए, एक ऐसी हुकूमत गिराने के लिए जो शरीफ खानदान के मुकाबले में और जरदारी खानदान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शफाफियत का ट्रैक रिकॉर्ड रखती थी। फिर एक ऐसी हुकूमत थी जो कि 5.97% पर ग्रोथ रेट ले गई थी। एक ऐसी हुकूमत थी जिसको मुल्क दिवालिया हालत में मिला था और खुद फौज कहती थी कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुकम्मल तौर पर दिवालिया कर दिया। अब वहां से इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के साथ मिलकर जो मुल्क के चैलेंजेस थे उनसे निपटा और आखिर में जो इक्तिसादी सर्वे आया इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद, उसमें फिर खान साहब की कामयाबियों को शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी चारों नाचार एडमिट करना पड़ा, चारों नाचार उसको एक्नॉलेज करना पड़ा। तो खान साहब जब ये कह रहे हैं कि मैं आपको अक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही वो ये भी पूछ रहे हैं कि आपसे मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आप इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने देंगे। ये कैसे हो सकता है हाशमी साहब कि एक तरफ फौज, जैसे इमरान खान साहब ने बताया कि खान साहब को इनकी करप्शन की फाइल्स दिखा रही हो, खान साहब को बता रही हो कि इन्होंने 150 अरब डॉलर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने किक बैक्स लिए हैं, इन्होंने चाइना में जाकर जो वहां पे एग्रीमेंट्स किए उसके अंदर भी किक बैक्स लिए। तो एक तरफ फौज अगर इस किस्म की ब्रीफिंग्स दे रही हो इन दो खानदानों के मुतल्लिक, और उसके बाद यही दो खानदान उसी फौज के होते हुए दोबारा से इक्तदार में आ जाएं, तो जाहिर है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था इमरान खान साहब के लिए। और जब खान साहब अपनी तकरीरों में बार बार कहते थे कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के पास, तो उस वक्त भी उनका ख्याल ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इन दो खानदानों को दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खुद मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में यह बताती रही है कि हमारा जो सियासत पर असर रसूख है ये इस वजह से रहा है कि अगर हम अपना असर रसूख सियासत पर इस्तेमाल ना करें तो ये सियासतदान मुल्क को बेच कर खा जाएं। और ये जो ब्रीफिंग्स होती रही ये जाहिर है कि शरीफ खानदान के मुतल्लिक होती रही, जरदारी खानदान के मुतल्लिक होती रही, इसी तरह पीपल्स पार्टी की करप्शन के मुतल्लिक होती रही, और ये ब्रीफिंग्स 90s में भी होती रही, फिर 2000 के अशरे में भी होती रही, और 2010 से ऑनवर्ड जो 2020 तक का अशरा था इस अशरे में भी होती रही। तो एक तो खान साहब का जो पूरा स्टेटमेंट था वो इस किस्म का था। दूसरा, हाशमी साहब जब वो परवेज मुशर्रफ का जिक्र करते हैं और उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और एनआरओ, पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनआरओ देकर इनकी जो चोरी थी उसको एक लीगल कवर फराम किया, ये परवेज मुशर्रफ ने कौम से बड़ी ज्यादती की और कौम से गद्दारी की। तो अब परवेज मुशर्रफ का नाम ले रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन साथ ही वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को इस्तारतन ये पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जो एनआरओ दिया गया है और जो एनआरओ दिया जा रहा है ये असल में कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। फिर वो ये कहते हैं कि क्या आपको मुल्क की फिक्र नहीं है। ये खान साहब के अल्फाज हैं, यानी अगर मुझे बतौर सियासी लीडर इस मुल्क की फिक्र है, शरीफ खानदान को तो कोई फिक्र नहीं हो सकती हाशमी साहब, उनका रहना सहना तो लंदन में है, उनके शाही महलात लंदन में है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी दौलत जो है वो बैरून मुल्क पार्क की हुई है, उन्होंने अपनी दौलत स्विस बैंकों में पार्क की हुई है, न्यूयॉर्क में उन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं। तो अगर किसी को इस मुल्क की फिक्र होनी चाहिए, शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी के खानदान को तो नहीं हो सकती, वो खान साहब को हो सकती है। और खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि उसके बाद ये सबसे ज्यादा फिक्र एस्टेब्लिशमेंट को होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि फौज आपकी मुल्की सलामती की जामिन होती है। तो जब फौज मुल्की सलामती की जामिन होती है तो फिर किस तरह से हो सकता है कि नॉन करप्ट, ऐसे करप्ट लोग जिन्होंने अपनी करप्शन से इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी, जिनके मुतल्लिक अदालतों ने ऐसे फैसले सुनाए कि उनको इश्तिहारी और मफरूर करार दिया,
शहबाज शरीफ के बेटे, शहबाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ के दामाद, शहबाज शरीफ की एहलिया, वो सब यहां से करप्शन करके अदालती फैसले आने के बाद फरार हो गए। तो ऐसे जो अनासिर हैं उनको दोबारा से कैसे मुसल्लत किया जा सकता है? असल में खान साहब जो पाकिस्तानी कौम का कर्ब है उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे थे, क्योंकि यही सवाल पाकिस्तानी कौम भी पूछती है कि शहबाज शरीफ जो 2 दिन के बाद जेल जाने वाले थे वो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन गए। आसिफ अली जरदारी जिनके ऊपर अगले 36 घंटे में कहा जा रहा था कि फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी, उनके केसेस का अब क्या बना है? तो क्या ये 22 करोड़ लोग भेड़ बकरियां हैं कि इनके ऊपर जब चाहा इन करप्ट लोगों को मुसल्लत कर दिया गया? ऐसे करप्ट लोग जिनके ऊपर अदालती फैसले आ चुके हैं हाशमी साहब, ऐसा करप्ट खानदान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, यानी मैंने, आपने, किसी और साफी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया का खिताब दिया, गॉड फादर कहा शरीफ खानदान को कि ये गॉड फादर की तरह एक्ट करते हैं। तो किसी भी महजब माशरे में हाशमी साहब इतने करप्ट प्रोफाइल के जो हामिल अफराद हैं, क्या उनको इक़्तिदार में आने की इजाजत दी जा सकती है? और यहां पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कभी कभार हमसे ये सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि आप ताकतवर हल्कों के लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें, बाअसर के लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। अब तो देखें खान साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ताकत इस वक्त जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है। खान साहब ने कहा कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है, सिर्फ ताकत को लेकर आप आगे नहीं चल सकते। जितना आपके पास अख्तियार होता है, जितनी ताकत होती है, उतनी आपको जिम्मेदारी भी दिखानी होती है। तो इस वक्त इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाना, इस मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से बचाना, इस मुल्क पर मौरूसी सियासत का जो एक तसल्लुत है, जो गुलाम इब्ने गुलाम हम लोगों को इन 2 खानदानों ने बनाया हुआ है, उस पूरी सूरत हाल से बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ इमरान खान साहब के सर पर आयद होती है? क्या यह सिर्फ इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है या इस मुल्क के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है? फिर हाशमी साहब, खान साहब जब ये बात करते हैं, और इससे पहले हमें यह भी पता है जो शहबाज गिल के मुतल्लिक भी खान साहब ने बात की कि मरियम नवाज, अय्याज सादिक, इसी तरह मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान, इनके बयानात का खान साहब ने जिक्र किया कि इन्होंने फौजी क़यादत के मुतल्लिक कितने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए, कितने ही आप कह सकते हैं कि इंतहाई नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शहबाज गिल के मुतल्लिक खान साहब ने बताया कि मुझे खुद जो वकील मिलने गया था शहबाज गिल से, उसने बताया कि शहबाज गिल को बराना करके शहबाज गिल के ऊपर जो है वो तशद्दुद की। मैं राय साहब, ये शहबाज गिल वाला जो मामला है इसको हम क्योंकि इस पे भी बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, वो भी हम शेयर करते हैं, लेकिन ये जो खान साहब ने एक बात जो कही है, हमारे कौम, हमारे लोग, हमारी मर्जी चलेगी, हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं। मुशर्रफ साहब का जो किरदार था उस पर उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। वो उन्होंने ये भी कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें 2008 में ये सब चीजें बताई थी। राज साहब, ये तो बाज लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईएसआई, और क्या सबूत हैं खान साहब के पास कि उन्हें मुल्क का एक अदारा जो ये सब चीजें बता रहा था, फाइलें दिखाई गई, सब कुछ हुआ। राज साहब, ये तो काम होता है, हम किसी आम आदमी की बात तो नहीं कर रहे। वो बंदा 2008 में तो आपका अगला प्राइम मिनिस्टर था, जो आवाम की जो एक सेंटिमेंट था वो नजर आ रहा था। यहां पर सहाफियों की फाइलें बनती हैं, यहां पर किसी जज को जब तैनात किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है, उसकी तकर्री होती है, उसकी एजेंसियों से रिपोर्ट्स आती हैं। अगर इमरान खान को आईएसआई या कोई और इदारा बता रहा था या उनसे राब्ते में था, तो राय साहब इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है कि आप कहें कि जनाब ये तो बहुत ही गलत अनहोनी हो गई? देखिए, ना सिर्फ ये कि 2008 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब ने कई मौके पर यह कहा कि उस वक्त भी मुझे यही बताया जाता रहा कि शरीफ खानदान की करप्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा है। आपको पता है कि जो पैनामा की जेआईटी बनी थी, उसमें 2 ऑफिसर्स का ताल्लुक फौज से था। 2 ऑफिसर्स का ताल्लुक, और उन 2 ऑफिसर्स ने बहुत एफिशिएंटली काम किया था। और ये जो जितने रेफरेंस बने थे उसके बाद शरीफ फैमिली पर, मियां नवाज शरीफ पर और मरियम नवाज पर,
उनके शवाहिद इकट्ठे करने में फौज से ताल्लुक रखने वाले जो दो ऑफिसर थे, यानी MI के और ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के और ISI के, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन पर, यानी वो जो JIT थी उसकी इन्वेस्टिगेशन पर फिर मियां नवाज शरीफ पर करप्शन साबित हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को फिर सजा सुनाई गई थी। यानी एक तो पैनामा पेपर्स के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हुई मियां नवाज शरीफ की, उसके बाद जो रेफरेंस बनाए गए थे मियां नवाज शरीफ के ऊपर, तो वो उन शवाहिद की बुनियाद पर बनाए गए थे जो कि फौज के दो अफसरान ने भी, सिविल जो उस JIT में अफसरान शामिल थे उनके साथ मिलकर शवाहिद इकट्ठे किए थे। तो इसका मतलब यह है कि फौज इस बात पर कायल थी, फौज को पता चल गया था, फौज के पास ये एविडेंस थे कि शरीफ खानदान ने करप्शन की है, मरियम नवाज ने करप्शन की है और शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी वजह से वो रेफरेंसेस बने। फिर आप देख लें कि एक तरफ फौज ने साबित कर दिया कि ये खानदान करप्ट है, फिर उसके बाद अदालतों के अंदर जब ये केसेस चले तो अदालतों से भी ये करप्शन साबित हो गई। फिर शरीफ खानदान ने इस करप्शन के केसेस का सामना नहीं किया और मियां नवाज शरीफ जो है वो फरार हो गए लंदन, यानी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। अब क्यों लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाया? क्योंकि सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ का उसके बाद कोई वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ और अब अपनी हुकूमत आने के बाद भी मियां नवाज शरीफ अदालतों का सामना करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। और अब वो ये चाहते हैं कि ये ताकतवर हल्के जो है ये मुझे कोई डील दें, ये मुझे डील दें कि वापस मैं आऊं तो मुझे अपने मुकदमात ना भुगतने पड़े, जो करप्शन का पैसा हमने खाया है वो पैसा हमसे ना निकलवाया जाए और जितनी भी हमने लूट मार की है बस उसकी हमारी पूरी स्लेट साफ कर दी जाए। लेकिन हाशमी साहब, ये तो 22 करोड़ अवाम के साथ बड़ा जुल्म होगा। यानी अगर ये तमाम मुकदमात किसी डील के तहत खत्म किए जाते हैं, जो कि बजायर लग रहा है कि खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज का केस जो है वो मुकम्मल तौर पर डेड हो गया है, शहबाज शरीफ का केस डेड हो गया है, हमजा शहबाज का केस डेड हो गया। जी बिल्कुल ठीक है, ये केसेस डेड हो गए। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो, 2 दिनों से जो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवेद लतीफ ने पाकिस्तान के टेलीविजन पर आकर ये कहा एक प्रोग्राम के अंदर कि जनाब हमने कभी भी अदालतों पे हमला नहीं किया। अच्छा, इससे पहले जवेद लतीफ साहब ने अपनी पोजीशन को क्लियर की कि जनाब मैंने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की थी, असूल की बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि हमने एक मुशर्रफ के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ खुर्रम दस्तगीर साहब भी आ गए, उन्होंने भी ये बातें कही कि ये नवाज शरीफ का क्या मुकाबला करेंगे। राज साहब, मसला यहां पर ये है कि जवेद लतीफ किस मुंह से कह रहे हैं कि अदालतों पर हमला नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट की प्लानिंग सारी हुई और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जानते हैं कि कब प्लानिंग की गई और अंदर चीफ जस्टिस साहब जो बैठे थे उनके क्या तासुरात थे। ऐसा लग रहा है कि नून लीग हर वो काम कर रही है जो वो माजी में, यानी अपने आप को PTI से कंपेयर कर रही है कि हमने अदारों के खिलाफ कुछ नहीं वैसी बातें कही जो लोग ये कर रहे हैं, यानी अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। ये किस हद तक ये कारगर साबित होगी इनकी हरकत, क्योंकि जो कुछ ये कर चुके हैं और जस्टिफिकेशंस देते रहे पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कहने की और गद्दारी और पता नहीं क्या क्या करा है साहब। आप और मैं सारा दिन बैठे रहे तो इनके बयानात की जो है एक लंबी फहरिस्त जो है वो खत्म नहीं होती। ये एक नई हिकमत अमली के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर और एक स्टेज सेट करके दे रहे हैं कि जनाब हम तो सबसे अच्छे हैं, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। और जवेद लतीफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी इसलिए हो रही है कि न्यूट्रल्स के बारे में हम चेक कर सकें कि वो कितने गैर जानिबदार हैं। ये जावेद लतीफ को तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी कोई ऊपर का ओहदा जो है ना फौज के अंदर दे देना चाहिए, क्योंकि जावेद लतीफ जिस तरह से फौज को धमकाते रहते हैं, जिस तरह से आर्मी चीफ के मुतल्लिक बात करते हैं, जिस तरह से फौजी क़यादत के मुतल्लिक बात करते हैं और जिस तरह से ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से ये कहते हैं कि इदारों को वार्न कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस आने दिया जाए वरना फिर हम रावलपिंडी में जाकर धरना देंगे, उसके बावजूद जावेद लतीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे पता नहीं क्या राज है और जावेद लतीफ के पास पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है कि जावेद लतीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर कोई मरियम नवाज का दबाव है या मियां नवाज शरीफ या PDM का दबाव है। क्योंकि अब देखें हाशमी साहब
कि जावेद लतीफ को अगर पहले बयान के ऊपर शटअप कॉल दी जाती, यानी इस हुकूमत के आने के बाद पहले बयान पर, तो फिर जावेद लतीफ की यह हिम्मत ना होती। अभी आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल्स को, और हम न्यूट्रल्स को चेक करेंगे कि ये न्यूट्रल्स हैं या नहीं, यानी ये उस सूरत में सिर्फ न्यूट्रल्स होंगे जब मियां नवाज शरीफ को डील दें, मियां नवाज शरीफ वापस आए तो ये इंश्योर करें कि मियां नवाज शरीफ को अपने मुकदमात का सामना ना करना पड़े और मियां नवाज शरीफ जेल ना जाएं। तो इसके ऊपर तो अगर शहबाज गिल के एक फिक्रे के ऊपर उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हो सकता है, तो जावेद लतीफ तो रोज इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, जो मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतल्लिक आपने सवाल किया, इस पर देखें, खान साहब ने इसी सेमिनार के अंदर, ये जो मीडिया की आजादी पर सेमिनार हुआ, इसी सेमिनार में खान साहब ने यह बताया कि बंद कमरों के अंदर एक नई स्कीम तैयार की गई है। खान साहब ने कहा कि कुछ किरदार हैं जिन्होंने बंद कमरे के अंदर यह स्कीम तैयार की है, और वो स्कीम यह है कि मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पर बदनीयती की बुनियाद पर नायल करवाया जाए और उसके बाद मुझे और मियां नवाज शरीफ को इकट्ठे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। यानी यह कहा जाए कि इमरान खान, अब अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, अब अगर आपने नाअहली से दोबारा अहल होना है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के लिए आपको ताउन करना पड़ेगा। यानी ना तो आप अदालत जाएंगे मियां नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के खिलाफ, ना आप अवाम में जाएंगे। तो ये स्कीम तैयार की गई, खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये इनकी गलतफहमी है कि मैं इस किस्म की कोई डील करूंगा। उसके बाद हाशमी साहब, खान साहब ये भी कहते हैं, हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि शहबाज गिल से ये सवालात भी किए जाते हैं कि इमरान खान क्या खाते पीते हैं और कहां से खाते पीते साजिश सर। जी जी जी। अब इमरान खान साहब ने, जो हमने इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस भी किया था, तो खान साहब ने अब यह इंकिशाफ किया है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ की करप्शन के 4 गवाह, जिनको बड़े पुरस्कार हालात में दिल के दौरे पड़े और उनमें से कुछ की वफात होगी, कुछ बिल्कुल मरते मरते बचे, तो खान साहब ने बताया कि इस तरह के जहर भी उनके खानों में हो सकता है इस्तेमाल किए गए हों। और मेरे खानों के हवाले से ये जो सवालात किए जा रहे हैं, उनका मकसद भी यही नजर आता है कि मेरे मुतल्लिक भी, मेरे कत्ल के मुतल्लिक भी इसी किस्म की साजिश की जाए। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि ये जो बंद कमरों में किए गए फैसले हैं, ये कौमों के लिए अच्छे नहीं होते, मुल्कों के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि फैसले वो अच्छे होते हैं जो वोट की ताकत से हों। वो फैसले अच्छे होते हैं जो कि अवाम की ओपिनियन पर मबनी फैसले हों, यानी अवाम अपने वोट के जरिए जो फैसले करे वो फैसले सस्टेन करते हैं। फिर हाशमी साहब, खान साहब ने एक और बड़ा अहम नुक्ता बयान किया कि ये जो इस वक्त समझा जा रहा है कि IMF के साथ एक डील तकरीबन तय हो गई, और वो इस वजह से तय हो गई कि पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल तौर पर निचोड़ लिया गया, यानी उनका खून मुकम्मल तौर पर निचोड़ लिया गया। हाशमी साहब, लोगों की चीखें निकल रही हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बदुआएं निकल रही हैं लोगों की। जिस किस्म के लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, जिस तरह से इन्होंने आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद बढ़ाई हैं, जिस तरह से इन्होंने गैस के बिल बढ़ाए, तो खान साहब ये कहते हैं, जी खान साहब कहते हैं कि ये आप अगर इस बात पर खुश हो रहे हैं कि IMF से कर्ज मिल जाएगा या कोई 1-2 मुल्क जो है वो कर्ज दे देंगे, तो इससे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। ये कर्ज तो आपके 2-4 महीने चलेंगे, 2-4 महीने चले, आप मुल्क दिवालिया नहीं होगा, लेकिन ये कर्ज तो वापस करने के लिए ना, ये कर्ज तो आपको वापस करना पड़ेगा। मुल्क के अंदर सरमायाकारी कब आती है? जब सियासी इस्तेहकाम हो, जब एक ऐसी जमात जो कि पंजाब में हुक्मरान हो, KP में हुक्मरान हो, यानी पाकिस्तान के 70% से जायद रकबे पर हुक्मरान हो, और दूसरी जानिब एक ऐसी जमात है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद की हुक्मरान है, तो मुल्क में तो सियासी इस्तेहकाम कभी नहीं आ सकता। जो इन्वेस्टर है, जो सरमायाकार है, जो कारोबारी शख्सियात है, उनका इस सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं हो सकता कि ये फ्रेजाइल सी जो वफाकी हुकूमत है, ये तो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क की मैशत नहीं चलेगी, और ये इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। जी, ये कर्जों पर खुश हो रहे हैं, ये कर्जे 2-4 महीने में उड़ा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मजीद कर्जे तो आपको नहीं मिलेंगे, और दोबारा से आप फिर वही दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगे।
ये राय साहब, पाकिस्तान दुनिया की ये हुकूमत जो है, ये वाहिद हुकूमत है जब कर्जा मिलता है तो पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, हमें मजीद कर्जा जो है मिल गया और मुश्किल हालात जो है उसे हम जल्द जो है काबू पा लेंगे। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो कत्ल की साजिश, राय साहब क्या इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि खान साहब ने ये बात कही कि खाते क्या हैं, और हमने ये मिसालें देखी, 4 उन्होंने खुद भी दी, और इसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, क्या इसकी बाकायदा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि इसे बयान नहीं है, या आप एक खतरे का आपने एक इंडिकेटर दे दिया कि जनाब ऐसा कुछ हो सकता है, तो इंक्वायरी इनिशिएट करवाई जाए या किसी प्लेटफॉर्म पे बाकायदा दरखास्त दी जाए कि जनाब वहां पर शहबाज गिल से ये पूछा जा रहा है कि बताएं खान साहब क्या खाते हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब, शहबाज गिल के हवाले से भी कुछ अपडेट्स मेरे पास है, मैं प्रोग्राम में रख दूं, कुछ सवालात भी हम आपके सामने रखेंगे कि तशद्दुद की जो वीडियो और फिर क्या हुआ। अदालत ने आईजी से रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए कि जनाब तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ एक सेकंड रुक जाए जरा प्लीज। तशद्दुद किया किसने था? इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया था, और रिपोर्ट किससे तलब की? आईजी पुलिस से। तो अब यानी जिन्होंने तशद्दुद किया उन्हीं से रिपोर्ट तलब कर ली कि आप बताएं कि आपने तशद्दुद किया कि नहीं किया। तो क्या आईजी इस्लामाबाद जो हैं ये क्या रिपोर्ट पेश करेंगे? यानी ये किस किस्म की अंधेर नगरी है? किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जिन्होंने तशद्दुद किया उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप रिपोर्ट सबमिट करें, बजाय इसके कि मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई जाए, या कोई आजाद जो आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कहा जाए कि कोई रिपोर्ट हमें बताएं कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। आईजी को कह दिया गया कि आप ही हमें दोबारा से रिपोर्ट पेश करें। जी राय साहब, ये 6 पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड का इजलास, उसमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, और उसके बाद इस पिम्स के बोर्ड ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार दिया है, और फिर यह भी कहा गया है कि शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। और इससे पहले हमने रिपोर्ट्स देखी, खान साहब ने भी ट्वीट की कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी है, और जिसके बायस उन्हें गुज़श्ता रात जो है वो पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। अब इसमें कुछ जो स्टेटमेंट्स जारी हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और हमने ये देखा कि एक जो मुस्तफ़ा नवाज साहब ने जो ट्वीट भी की है वो ये कहते हैं, हालांकि उनका ताल्लुक दूसरी जमात से है, उन्होंने कहा कि कतई नजर इससे कि आप इससे कितना इख्तलाफ है किसी से, आप किसी को पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं कि किसी शख्स की इज्जत नफ्स को पामाल किया जाए। और फिर हमने देखा कि लोगों ने सेनेट के इजलास के अंदर कहा कि तो आप लोगों पर तो एक ही केस बना है, तो चीखें निकल गई। और नून लीग की जो 3rd टियर है, अज़मा बुखारी साहिबा जैसी जो लीडर्स हैं नून लीग के अंदर, उन्होंने मजाक उड़ाया है शहबाज गिल की सेहत का, शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया और शहबाज गिल को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। राय साहब, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें लोगों के पास मौजूद हैं, वो सहाफ़ी जो नून लीग के बहुत करीब हैं उन्होंने भी वो तस्वीरें देखी हैं, और उन तस्वीरों के अंदर जो आपके जिस्म के ऐसे हिस्से हैं वहां पर भी तशद्दुद किया गया है। इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली जो है वो कैसे होगी? राय साहब, मैंने कल भी कहा था और लोगों ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुश्मनों को तो आप चाय की प्याली पिलाकर यहाँ से रवाना कर देते हैं और अपने लोगों को आप इस तरह तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। देखिए आशवी साहब, शुएब शाहीन जो वकील हैं, इन्होंने अब एक प्राइम टाइम टीवी प्रोग्राम में ये कहा है कि ये मिलेंगे शहबाज गिल से। जब तो शहबाज गिल ने इनको ये बताया कि मुझे सारी रात बराना रखा जाता है, उसके बाद वक्फे वक्फे से ऐसे लोग कोई आते हैं, जब मेरे आंखों पे ये पट्टी बांध देते हैं, मैं उनको पहचान नहीं सकता। उसके बाद मेरे सर से लेकर गर्दन से लेकर मेरे नाजुक आज़ा पर इतने तवातुर के साथ तशद्दुद किया गया कि मेरा जिस्म आपके काले कोट की तरह स्याह हो गया है। ये जो वकील गए शुएब शाहीन, काला कोट पहनकर, वकील वाला जो कोट होता है, तो शहबाज गिल ने बताया कि मेरा जिस्म काला हो गया है, स्याह हो गया है इन जख्मों की वजह से, और मेरे नाजुक आज़ा के ऊपर भी कंटिन्यूसली सारी रात ये तशद्दुद करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आशमी साहब, जो अदालत में आज भी फैसल चौधरी जो शहबाज गिल के वकील हैं, उन्होंने अदालत में बताया कि जज साहब, मैं आपको ये तस्वीर अलग से प्राइवेट कमरे में
दिखा सकता हूं, आपके चैम्बर में दिखा सकता हूं कि शहबाज गिल के जो नाजुक आज़ा हैं उनके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद किया गया है। हाशमी साहब, फिर ये किस किस्म का आपका कानून है, किस किस्म की अदालतें हैं कि तस्वीर दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि हमारे पास तस्वीर मौजूद हैं इस तशद्दुद की, लेकिन उसके बावजूद ये जो अब समात है ये सोमवार तक चली गई है, पीर तक मुलतवी हो गई है, यानी शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। उसके बाद हाशमी साहब, ये जो मुस्तफा नवाज खोखर का बयान सामने आया है, इसमें ही वो कहते हैं कि मैंने ये तस्वीरें देखी हैं, यानी अब तो हुकूमत के अंदर से ये गवाही आ गई, अब तो हुकूमत के अंदर से ये गवाही आ गई कि मैंने ये तस्वीरें देखी हैं। हामिद मीर साहब ये गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने ये तस्वीरें देखी हैं। उसके बाद उनके जो वकील हैं शहबाज गिल के, वो ये कह रहे हैं कि हम ये तस्वीरें अदालत में पेश कर सकते हैं। तो अगर इस मुल्क में कोई कानून होता, अगर इस मुल्क की अदालतें आजाद होती, तो फिर तो अब तक आईजी पुलिस जो है, आईजी इस्लामाबाद, इनको ना सिर्फ बरतरफ किया जा चुका होता बल्कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के बाद क्रिमिनल ऑफेंस में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती। फिर ये चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये कहते हैं कि हमारी अदलिया 130वें नंबर से नीचे रैंक कैसे हुई है और ये जो असेसमेंट की गई है ये ठीक नहीं की गई। हाशमी साहब, जो शहबाज गिल के हवाले से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अब इसकी तो आप रिसेंट हिस्ट्री में, यानी कोई 90 की दिहाई में, 80 की दिहाई में, मार्शल के दौर में तो इस तरह कोई हुए होंगे इंसिडेंट, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब ये चीज ज्यादा देर छुप भी नहीं सकती। लेकिन हमारी अदालतों का लोग कहते हैं कि इम्तिहान तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी अदालतें इतनी आजाद हैं कि इसके ऊपर कोई फैसला देंगी। कोई इम्तिहान नहीं रहा है साहब, सब ऐसे ही चलेगा। व्यूअर्स, ये आज के शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।